तक हमने क्या क्या पढ़ लिया तब? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, किस किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था? एक तो इनफाइनाइट वायर की वजह से सबसे पहले हमने बायोट Biot-Savart से छोटे से डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। फिर उसके बाद इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट की वजह से, फिर अच्छा पहले तो फाइनाइट की वजह से निकाला, फिर उसको हमने अल्फा और बीटा को 90 करके वहाँ पर इनफाइनाइट की वजह से निकाला। फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकाला, है ना। फिर उसके बाद सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया। फिर सर्कुलर वायर के बाद सेंटर पर निकाला और फिर आ गया एक्सियल पर। फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से निकाला। एम्पियर सर्कुलर लॉ में इनफाइनाइट वायर की वजह से होलो सिलेंड्रिकल की वजह से और सोलेनॉइड की वजह से। तो अभी तक सब में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। अभी तक हमने क्या निकालना सीखा सब में? मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि उसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मौजूद है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, तो उस चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है हमें इतना तो पता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ये F बराबर Q into E, है ना, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता पीछे है की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है Q into E। माइनस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि माइनस डायरेक्शन में चला गया, है ना। माइनस का मतलब यही है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन, यानी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फोर्स लगाती है। पर अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर किस हिसाब से फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, क्यों? चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है क्यों? देखो क्योंकि उसमें रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए रखा है। पर एक चीज़ आप समझो इसको, Q1 चार्ज पार्टिकल है। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ याद है, हाँ भाई ध्यान दो। Q1 चार्ज पार्टिकल है, Q2 चार्ज पार्टिकल है। Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 पर फोर्स लगाती थी और Q2 Q1 पे, क्योंकि Q1 अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती थी। Q2 अपना एक बनाती थी, है ना। Q2 अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करता है। तो इस वजह से ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे रखा है, जो ये वाला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जो रेस्ट पे रखा है खुद उस पर फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही सेम तरह की फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए एक चार्ज पार्टिकल दूसरे की फील्ड में इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले के इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब जब कोई भी चीज़ है वो अगर सेम तरह की फील्ड बनाएंगे, हाँ भाई कोई दो चीज़ें हैं, अगर वो दो सेम तरह की फील्ड बनाएंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। एक और याद लो, M1 अपने मास है इसके पास, तो ये चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। और यहाँ मास M2 है, ये भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। तो इसलिए M1 अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, M2 अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में फोर्स लगाते हैं। इसलिए M1 M2 पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है, और M2 M1 पर लगाता है। ध्यान से, तो M1 M2 एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं दोनों। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब आते हैं हम कौन से पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, अगर कोई वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वायर है, करंट फ्लो कर रहा है तो वो कौन सा फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं।
यानी चार्ज इस मोशन में है, रेस्ट पर है। मोशन में तो चार्ज जो मोशन में है, चार्ज जो मोशन में है वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। चार्ज जो रेस्ट पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। हाँ चार्ज जो मोशन में है वो मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। जो चार्ज रेस्ट पर है वो कैसा फील्ड बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज जो मोशन है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना? तो अगर करंट कैरिंग वायर के सामने एक चार्ज रख दे Q, इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, मैंने इसके अंदर का चार्ज दिखाया, मान लो Q चार्ज है, वो Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है, देखो ऐसा Q चार्ज रेस्ट पर है, क्या बनाएगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फोर्स। वो छोड़ो, रेस्ट पर है, रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और जब मूव कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी बनता है, ऐसा नहीं है कि चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, मतलब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। चाहे वो रेस्ट पर हो, चाहे वो मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी बनाएगा। दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे मूव कर रहा हो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मोशन में तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? और क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा? लेकिन चार्ज यहाँ पर मोशन में है ना, तो यहाँ पर चार्ज, और यहाँ पर मैं एक चार्ज रख दूँ रेस्ट पर, तो ये कौन सा फील्ड बनाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो चार्ज मोशन में है ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। पर देखा गया, ऐसा देखा गया शुरुआत में जब हम चैप्टर की शुरुआत करते तो बताते हैं कि ऐसा देखा गया कि जब रेस्ट पे चार्ज रखा गया तो उस पर कोई फोर्स नहीं था। क्यों नहीं था? पहली बात तो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, नहीं बना रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगनी चाहिए थी भाई। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो फोर्स लग जाती, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। इंटरेक्शन का प्रोसेस है, इंटरेक्शन प्रोसेस है, दो पार्टिकल हैं, अगर वो दो सेम तरह की फील्ड बनाएं तो एक दूसरे को फोर्स लगाए। जैसे दो मासेस हैं, दो बॉडी है, दोनों के पास मास है, तो दोनों किस तरह की फील्ड बनाते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ठीक है। दो चार्ज हैं, रेस्ट पर हैं या मोशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। तो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर चार्ज रेस्ट पर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? नहीं बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इस पर फोर्स क्यों नहीं लग रही? क्योंकि फोर्स क्यों नहीं लग रही? ये इस पे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जीरो फोर्स है इसमें। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है जो, वो तो इस पे लगनी थी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी नहीं। इलेक्ट्रिक दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इनमें इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन होना तो फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगेगा। हाँ ये है ना, इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मोशन में है, मोशन में तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी बना रहा है तो फोर्स लगाना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स लगना चाहिए। तो इसका मैंने जवाब तुम्हारी क्लास में दिया था, याद हो तो तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पर जो चार्ज है Q1 चार्ज, यहाँ पर जो बॉडी है इसका चार्ज है Q2 चार्ज, इसका चार्ज मान लो 1 कूलम चार्ज या फिर प्लस ई चार्ज है, और इस पे भी चार्ज है प्लस ई। प्लस ई का मतलब क्या है कि इसमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाँ, तो नेट चार्ज इस पर प्लस ई। प्लस ही। लेकिन जो वायर होती है करंट कैरिंग वायर, ये न्यूट्रल होती है। वायर जो होती है करंट कैरिंग वायर वो न्यूट्रल होती है। जितना पॉजिटिव होता है इसके पास उतना ही नेगेटिव। भले ही चाहे इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बनता है। तो हम दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। पर नेट चार्ज वायर में जीरो है, नेट चार्ज वायर में जीरो है। नेट चार्ज का मतलब नेट एक्सेस चार्ज जीरो है। एक्सेस चार्ज का मतलब जैसे एक बॉडी है वो न्यूट्रल होती है, तो क्या इसके पास चार्ज नहीं है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। तो ऐसी वायर है, वायर भी क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब ऐसे नहीं इसमें से 50,000 इलेक्ट्रॉन या करोड़ों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए और इसके पास 1 कूलम चार्ज आ गया, चार्ज नहीं है इसके पास, न्यूट्रल है।
तो न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उतना ही negative नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल है तो इस पर फोर्स लगा पाएगी? नहीं। नहीं कर पाता। अरे न्यूट्रल चार्ज मान लो मैं यहाँ पर रख दूँ, एक Q2 चार्ज रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ कोई ऐसी बॉडी जिस पे 0 कूलम चार्ज है, हाँ, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में कोई फोर्स लग ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये करंट कैरिंग वायर है, क्या इसके अंदर चार्जेस है पर क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वायर न्यूट्रल है, वायर के पास कोई एक्सेस चार्ज चार्ज नहीं है। नहीं है। एक्सेस चार्ज का मतलब न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से नेगेटिव चार्ज हो गया एक्सेस, फिर लगता तब फोर्स लगता। लगता है। लेकिन ये तो न्यूट्रल वायर है तो इसमें फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन बाद में देखा गया, जब शुरुआत में चैप्टर की शुरुआत करते तो बताते इस चीज़ को, कि बाद में देखा गया कि जब हमने चार्ज को वेलोसिटी दी तो इस पर फोर्स लग गया। जब तक चार्ज रेस्ट पे था तब तक फोर्स लग नहीं रहा था, और जैसे ही वेलोसिटी दी तब फोर्स लग गया। क्यों लग गया? मैग्नेटिक दोनों फील्ड है ना, क्योंकि दोनों ये उसमें- मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, हाँ, क्योंकि और इसके ये अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं, हाँ। चार्जेस मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर भी चार्जेस मूव करने लग गया, हाँ। ये मूव करने लग गया तो ये इसमें किस तरीके से करंट ही हो गया? हाँ, अरे Current- चार्ज मूव कर रहा है तो ये भी करंट ही हो गया। हाँ। करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ। चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो करंट बन गया, करंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों ये मैग्नेटिक direction। फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी इसमें फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो किस पर लगाती है? करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाएगी। बताओ लगाएगी नहीं लगाएगी? अलग अलग लगाएगी। क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हाँ, कर रहा है है। तो वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट करेगी, हाँ। है ना। और जो चार्ज मूव कर रहे हैं तो मूव करने का मतलब क्या है? वो चार्ज current करंट ही तो है। करंट तो चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करेगा। ये याद रखना, जब भी दो बॉडीज फील्ड में इंटरेक्शन होती है, मान लो यही वाली बात, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगेगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से किसके ऊपर फोर्स लगेगा? Q2 के ऊपर। इसके खुद के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, कोई भी बॉडी अपनी ही फील्ड से फोर्स नहीं लगाती, अपनी उसकी खुद की फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती। समझ रहे बात? इसकी फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी और इसकी फील्ड इस पर और इसकी लगाएगी। फील्ड इस पर इस पे फोर्स force लगाएगी। लगाएगी। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इस पे force फोर्स लगाएगा, और जो ये मैग्नेटिक produce फील्ड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ये इस वो पे इस पर लगाएगा। फोर्स लगाएगा। तो अब हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का। अभी तक फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। इस तरह की वायर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह की वायर है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी वो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं शुरुआत से एंड तक कि मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपके पास एक चार्ज पार्टिकल आ गया और वो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर Interaction होगा। इंटरेक्शन होगी, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। और फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ में मूव करेगा, कैसे मूव direction करेगा, में जाएगा। है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। पाथ पर फोर्स लगेगा तो एक्सलेरेशन आएगा, एक्सलेरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, सब कुछ ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर, है ना। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग वायर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे भी तो फोर्स लगेगा। हाँ, करंट कैरिंग लगेगा। जब करंट कैरिंग वायर तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो करंट कैरिंग लूप क्या होता है, उस पर फोर्स की वजह से वो लूप घूमता है, टॉर्क लगता है, ये सब हम करंट कैरिंग वायर के लिए पढ़ेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर। तो ये है पूरा पार्ट अपना जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालो, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये खुद नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलते हैं? सर, क्योंकि इन पे किसी एक दूसरे की वजह से वो नहीं होगा। क्योंकि
चार्ज पार्टिकल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड पे फोर्स, नहीं लगेगा। अपनी जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स थोड़ी Force लगेगी, नहीं लगेगा। दूसरे पे तो इसलिए एक्सटर्नल। तो बाहर ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, या ये लिखो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि रेस्ट पर होगा तो फोर्स, बोलो रेस्ट पर होगा तो वो नहीं लगेगी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लगेगी पड़ेगी। अरे हाँ, मतलब सही कह रहे हो। अगर रेस्ट होगा तो फोर्स नहीं लगेगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड in external magnetic field, force on a moving charge particle when placed in external magnetic field, that force Definition लिखवा रहे हो। हाँ, that force is directly proportional to external magnetic field। external magnetic field जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा force लगेगी। external magnitude of external magnetic field, magnitude of external magnetic field। तो जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा फोर्स? दूसरा फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर, कितना ज़्यादा चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अगर सिर्फ इससे देखा जाए कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, चार्ज से देखा जाए, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दोनों को सेम स्पीड दे दी, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? सर किसी पे नहीं लगेगा। सेम लगेगा, सेम इक्वल लगेगा दोनों पे। क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, प्रोटॉन पे प्लस ही होता है। फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि उसमें नेगेटिव है ना। ये भी कैसा फोर्स है? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, बी पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर। तीसरा बताओ कौन सी चीज़ पर डिपेंड करेगा? सोचो तुम, देखो इसको पढ़ो। फोर्स होने यहीं से यहाँ 1 2 3 4 वेलोसिटी। मूविंग है ना, तो जब तक मूव नहीं करेगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड करना चाहिए फोर्स ऑन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। स्पीड क्यों लिखा मैंने, वेलोसिटी क्यों नहीं लिखी? एक्चुअली में हम जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, सही। इसलिए स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी लिख सकते हो। चौथी चीज़ डिपेंड करेगी एंगल, कि चार्ज पार्टिकल का एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कितने एंगल से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसको लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल। थीटा इज द साइन ऑफ एंगल। थीटा इज द एंगल, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री किस के बीच का एंगल? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर यानी चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल के बीच में डिपेंड करेगा। अब इन सब चीज़ों को अगर हम मिला दें, इन सब चीज़ को मिला दें तो बनेगा हमारा फॉर्मूला फोर्स बराबर के आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, डायपोर्शनल के की वैल्यू 1 होगी, है ना। ऐसे डायपोर्शनल क्या हो जाएगा? वी क्यू वी साइन थीटा, पी क्यू वी साइन थीटा। क्यू डायपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ए, और की उसकी वैल्यू 1।
तो ये फॉर्मूला ये है। इसके ऊपर फोर्स एक मूविंग चार्ज पे एक मूविंग चार्ज एक पार्टिकल वायर की पे वजह से। जो कहाँ पर रखा हुआ है, वायर की वजह से नहीं, अभी ये फ्री है। अरे जो चार्ज पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब वायर के अंदर नहीं है, वायर के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे, वायर के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, फ्री चार्ज free पार्टिकल है, तो फ्री चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन Sin theta. क्यू इज द चार्ज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, कितना चार्ज है उसके पास। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्यू की जगह रखेंगे 1.6 10⁻⁻, मान लो 10⁻6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो बी की जगह रखेंगे 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड है मान लो 2 टेस्ला का, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। फिर एंगल देखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा अपन। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। डायरेक्ट मोशन का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा k, और उसको k की वैल्यू 1, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है? हटा दो, थोड़ा ध्यान दो, लिखे चाहे आखिरी में करो, कोई दिक्कत नहीं, समझने का ज़्यादा ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट है, एक एक बात इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या लिखवाऊँ, लिखवा तो दिया मैंने सारा, क्यू क्या है, बी क्या है, डी क्या है। ये तो हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी आएगी नहीं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी आई नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करेंगे, तो इस फोर्स के फॉर्मूले को ध्यान से देखो जरा, और यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने की कोशिश करो, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में जैसे निकाला था, आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। फोर्स वेक्टर बताओ क्या होगा, क्यू बताओ क्या होगा। अरे वहाँ था आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर वहाँ से हमने बोला था आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ से भी वेक्टर बनेगा, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर वो V v वेक्टर और इनटू में क्रॉस v वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला, वेक्टोरिकल फॉर्म ऑफ, एक्चुअल में लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स का एक हिस्सा है, जैसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ, तो इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, जो किस बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनता है वो भी लॉरेंस फोर्स के अंदर आता है, दोनों को मिला के बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो ये है भाई, तभी तो लिखने की जरूरत नहीं, लॉरेंस फोर्स हम अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम एक जे थॉमसन मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसी चैप्टर में फोर्स, तो ये हो गया फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस पी, फोर्स बराबर क्यू। फिजिक्स बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई जाती है, तो 11th क्लास में पूरा बताया गया होगा वी के बारे में, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, फोर्स के बारे में, सब कुछ। और फिर अब यहाँ पे बताया जा रहा है Q1 के बारे में, Q2 के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, सब कुछ बताया जाता है पूरा डिटेल में। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आता है, तुम पढ़ते हो कि रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं उसका नाम, किसका रेडियस, बोर मॉडल का रेडियस, और हाँ। उसमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो वहाँ पर, के इंटू में ई इंटू माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से कुछ फॉर्मूला पढ़ते हो। अब ये बच्चों को समझ नहीं आता, 11th क्लास के चैप्टर 2 में सब पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर रेडियस ऑफ एटम पढ़ते हैं वहाँ पर, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, है ना, रेडियस, और ये सब चीज़ें पढ़ते हो, समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि ना तो तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ना तुम जहाँ पे रेडियस वगैरह का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये सब कहाँ पढ़ते हो? चैप्टर 2 में पढ़ा है ना ये। अरे फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R,
यही तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाँ। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है ई माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज कितना है प्लस ई प्लस ये तो फॉर्मूला बनता है के माइनस के स्क्वायर अपॉन आर ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है के Q1 Q2 अपॉन आर और सीधा ये पढ़ लेते हैं समझ ही नहीं आता। अब जब हम एटम चैप्टर पढ़ेंगे एक एक चीज़ समझ आएगी वही सेम चैप्टर है जो तुमने वहाँ पढ़ा है क्या बोलता है केमिस्ट्री केमिस्ट्री लेकिन वहाँ समझ नहीं आती चीज़ें यहाँ इसलिए समझ आ रही है क्योंकि तुम्हारा बेस बता चला है। चैप्टर 1 तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, चैप्टर 2 पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तब जाके चीज़ें समझ आ रही। तो इसमें बहुत ही ढंग से जिसने भी डिज़ाइन किया ये पूरा सिलेबस बहुत ही ढंग से डिज़ाइन किया केमिस्ट्री का भूल जाता है फिर करना है। केमिस्ट्री का भूल जाता है करना केमिस्ट्री में एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सा क्वांटम वगैरह भी पढ़ाते हैं उसमें क्वांटम फिजिक्स 1s2 2s2 ये सब क्वांटम फिजिक्स के वो हैं ये और ये क्वांटम फिजिक्स ग्रेजुएशन में होती है और जब हम एटम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वांटम फिजिक्स का कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो वो पूरा समझ आता है। वो 1s2 तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा ऐसे है मॉडल वो है ठीक है। चलो छोड़ो ये है फोर्स तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आया डायरेक्शन यहाँ से निकलेगी निकालनी आती है कैसे निकालोगे फर्स्ट फिंगर्स को किस में रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन और कहाँ की तरफ घुमाएंगे B की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे और जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा वो फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की तो B क्रॉस B निकालना आता है दोनों तरीके से निकालना आता है बताओ। अरे एक तो ये वाला हाँ। तरीका होता है वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका और एक वैसे B क्रॉस B निकालना है ना। अब तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं है V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन समझा क्या कर रहा हूँ। हाँ वही है पहले होता था ऐसा फोर्स F बराबर QE यहाँ कोई A क्रॉस B नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन लेकिन यहाँ पर एक नहीं है यहाँ दो वेक्टर्स का है। प्रोडक्ट है तो V क्रॉस B की V क्रॉस B की डायरेक्शन तुम्हें पता है हाँ वही तो फोर्स की डायरेक्शन है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज in the direction of V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही होगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती थी लिख लेना साथ से V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती थी V क्रॉस B हम लिखते थे A क्रॉस B याद करो ए बी cos थीटा हाँ ए बी sin साइन theta। है ना तो क्या लिखते थे उसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे लिखते थे ए क्रॉस बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन हाँ है ना। जैसे मान लो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरह से होगी कुछ है ना हाँ। ऐसे कुछ मतलब दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर या ये भी कह लो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है ना क्योंकि बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ही ऐसे बनती है कि वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी B के भी perpendicular हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा प्लेन वो containing containing both containing V V and vector A B B vector and B vector and किस डायरेक्शन में होगा In the direction of in the direction by taking right hand cross product in the direction of cross product of A cross B या फिर in the direction taking right hand fingers towards the first finger or first vector and curl towards the second vector then thumb will give the direction of है ना force magnetic जैसे force अगर ये वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन ऐसे है
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, हाँ। तो फिंगर रखोगे ऐसे हाँ। और इसी तरफ घुमा दोगे तो अंदर force की होगा तरफ। अंदर की तरफ। और Inward। अगर ऐसे होता वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ये होता, वेलोसिटी वेक्टर ये होता, ऐसे रखते और ऐसे तो ऐसे करके यूं घुमा देते तो बाहर की तरफ। फोर्स हो जाता, तो वो फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती। वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, कोई दिक्कत Outward। नहीं। जल्दी से लिख लो फोर्स की डायरेक्शन। आज थोड़ा ही करेंगे, बस वो और पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसका, फोर्स कब कब जीरो होगा। एक स्ट्रेट लाइन बात कर लेंगे बस। कल से ऐसा करें 1.5 घंटे क्लास लेंगे, कंप्लीट है ना? नहीं चलने दो, बच्चे भी करेंगे। वो भी तो उतारेंगे। बाहर निकालिए बोतल। ठीक है, लिख लिया। फिर से कहाँ से स्टार्ट करा था कि चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स हाँ। कितना लगेगा, Q V sin theta। क्यू इज द चार्ज पार्टिकल का कितना चार्ज है या मैग्नीट्यूड ऑफ और चार्ज, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज charge पार्टिकल है ना, या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज हाँ। पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना है, और और ये एंगल बिटवीन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, v क्रॉस v V से क्रॉस निकलेगी। B से। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स कब कब जीरो होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो, और वो चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है, किस किस केस में मैग्नेट और वो मैग्नेट फील्ड में है, कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेट अच्छा। फील्ड में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है, तो कब कब उस पर कब zero फोर्स है। रहेगा, कब कब उसके ऊपर फोर्स जीरो रहेगा। तो देखो टॉपिक, व्हेन फोर्स इज जीरो। देखो जीरो वगैरह ऐसे पूछा जाता है ना, तो मैंने तुम्हें बी डॉट डी एल का भी जीरो बताया था, वो एक्चुअली याद जीरो करो। नहीं है। हाँ है ना, बी डॉट डी एल का भी जीरो बताया था बताया था। कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोड आई एंक्लोज जीरो हो तो ये जीरो हो जाता है। तो मैंने 3-4 केस बताए थे, या तो बी या तो ये जीरो जीरो हो जाए या फिर cos या जीरो 90 डिग्री। 90 डिग्री हो पूरे लूप पर, हाँ। या कहीं पॉजिटिव हो कहीं हाँ, और नेगेटिव हो। कहीं तो ऐसे negative 3-4 केसेस कैसे दिखाते, फॉर्मूले से बताए थे। फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। साइन। तो या तो बी जीरो हो या cos थीटा जीरो हो, है ना। cos थीटा कब जीरो हो, थीटा 90 डिग्री होगा, हाँ। या फिर कहीं पर पॉजिटिव हो कहीं नेगेटिव हो, पूरे लूप इस तरह से हमने जीरो बताया। तो वैसे ही यहाँ पर बताएंगे कि वैन कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज पार्टिकल लिख सकते हैं, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल when placed in, आगे क्या लिखो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो कौन कौन से केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा चार्ज पार्टिकल पर, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है बताओ, फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो बताओ पहला केस क्या हो सकता है, केस नंबर 1 क्या केस हो सकता है, जब चार्ज ही प्रेजेंट ना हो। हाँ जब क्यू ही जीरो हो, मतलब चार्ज तो हो हाँ पर उस चार्ज जीरो, नेट चार्ज नेट नेट चार्ज जीरो, यानी न्यूट्रल बॉडी हो, हाँ न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज जीरो होगा, भले ही चाहे वो मूव कर रहा हो, कोई बॉडी है मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
है ना, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अच्छा, ये कैसे बन सकती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक? कैसे बन सकती है? हमने कई तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, तो बताओ कैसे बन सकती है वाली मैग्नेटिक फील्ड? कैसे बना सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप? ऐसे इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हो? सोलिनॉइड सोलिनॉइड से अंदर होती है। है ना, सोलिनॉइड के अंदर ऐसी तो होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सोलिनॉइड से बना सकते हैं ऐसी मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इसमें कोई बॉडी मूव कर रही है v स्पीड से, लेकिन वो बॉडी न्यूट्रल है, चार्ज 0 है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं है। चार्ज 0 तो फोर्स 0। या फिर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? न्यूट्रॉन पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है, क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं 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 लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों? चार्ज 0 इसका तो क्योंकि इसका चार्ज 0 है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स 0 होगा, फोर्स इज 0, फोर्स इज 0 ऑन न्यूट्रल बॉडी। और जो हमें चार्ज इसके बारे में पता है, उसमें एक कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन और ऑन न्यूट्रॉन, है ना। फोर्स इज 0 ऑन न्यूट्रल बॉडी और ऑन न्यूट्रॉन। चलो मैं बात मान लेता हूँ, एक मैंने हाइड्रोजन एटम लिया और दौड़ा दिया यहाँ पर, बताओ कितना फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? हाइड्रोजन एटम पे एटम पे नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जो एटम है वो न्यूट्रल है। हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल। हीलियम एटम न्यूट्रल है, कोई सा भी एटम दौड़ा दो उस पर क्या लगेगा? फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि सबके सब न्यूट्रल न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स 0 होता है। ये केस नंबर 1 हो गया, लिख लो जल्दी से। दूसरा केस क्या होगा बताओ? फर्स्ट केस दूसरा। या जब एंगल 0 भी ना डिग्री करे, वेलोसिटी 0। हाँ, वेलोसिटी 0 मतलब चार्ज रेस्ट पर हो। मूविंग चार्ज पार्टिकल हाँ, वो पता है मुझे इसलिए मैं पहले सोचा मैं ना लिखूँ, पर कोई बात नहीं। पर दूसरा केस ये भी तो है कि अगर चार्ज मूव ही ना करे तो तो भी तो भी 0 मैंने शुरुआत कैसे करी थी टॉपिक की रेस्ट। कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक मैग्नेटिक rest फील्ड में कोई- क्यू चार्ज रखा है जो कोई रेस्ट charge। पर है, हाँ। उस पर फोर्स 0 लग रहा था। क्यों लग रहा था 0? क्योंकि उसके v 0 है, v 0 तो फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए तो 0 फोर्स था इस पर। ठीक है, निकलो जल्दी से। सवाल छोड़ दूँ, जाना है तुझे? 15 मिनट 15 मिनट है, पता है। बस ये टॉपिक कर रखो। घबरा नहीं। ठीक है, लिख दें। केस 2, केस नंबर 2। जब वेलोसिटी 0 या बॉडी के रेस्ट पर हो, रेस्ट पे बॉडी है तो मतलब वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। बॉडी रेस्ट पे वेलोसिटी 0, तो इस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है, हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं और उसमें फोर्स 0 हो जाएगा। बॉडी रेस्ट पर फोर्स 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस, सही है। थर्ड केस 3, केस 3 बताओ। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। बिल्कुल, जब मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो फोर्स कहाँ से लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा नहीं, तो भी फोर्स क्या हो जाएगा? 0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो कोई क्यू चार्ज पर, या इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज का होता है प्लस ई, हाँ और वो दौड़ रहा है v स्पीड से, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, हाँ तो उससे फोर्स नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसका खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ, है, उससे फोर्स और थोड़ी अपने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड से इसको वो फोर्स नहीं लगाता, किसी और कैसे लगाता? कोई और है नहीं। हाँ, तो इसलिए इस पे फोर्स 0 रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0, एक्सटर्नल
या फिर जैसे कोई इन्फिनिटी मतलब वो इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल है उसके नीचे रख दिए एक पॉइंट पे, वो वाला केस होएगा, वो वाला केस होगा। क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है पर वो जीरो हो जाएगा। वायर ऐसे, करंट कैरिंग वायर ऐसे है और यहाँ रख दिया और ऐसे दौड़ा दिया, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना, जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड भी है। ठीक है, ऐसे होगा। बता दे यस सर। केस 4 वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा 0 हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ कब होगा साइन थीटा 0? जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हो। बी वेक्टर भी एक डायरेक्शन में हो, Magnetic इलेक्ट्रॉन भी field एक उसमें मूव करे। जब थीटा 0 डिग्री, हाँ। थीटा 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, हाँ और आपका वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन भी प्लस ई चार्ज जो है, और आपका जो प्लस ई चार्ज है वो भी ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी इसकी और मैग्नेटिक फील्ड, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है? अब 0 0 ये डिग्री। दोनों पैरेलल है ना, हाँ। तो थीटा 0, हाँ। तो आंसर आएगा फोर्स बराबर q की जगह आ जाएगा, बताओ क्यू की जगह क्यू प्लस ई, हाँ प्लस ई प्लस ई v sin साइन जीरो तो जीरो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यानी जब चार्ज पार्टिकल पैरेलली मूव करे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखोगे? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देख ले, तुझे पढ़ने दे रहे थे, इनको जिम में ले जा। हाँ, और हम 120 की डेड लिफ्ट लगा। चलो आप चले करोगे फिर। फिर देख यार, तभी तो ठीक होने रही। पहले सोचता हूँ मैं और उसी में तबीयत पहले खराब हो जाती है, शरीर पहले मना कर देगा मत जा। फिर इसके बाद बताओ केस नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट हम मान सकते हैं, लिख ले बता दो। हाँ। अगर थीटा 0 डिग्री ना हो के 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो अपोजिट में जाएगा बी वेक्टर, तो भी 0 रहेगी। जीरो है। अपोजिट ऐसे move कैंसिल आउट हो जाएगा। वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों बीच का एंगल 180 डिग्री। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूव एंटी पैरेलल, क्या आएगा? एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्या होगा? फोर्स 0 है ना, तो फोर्स 0। तो ये सारे केस हो गए मैग्नेटिक फील्ड 0 के। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक और टेस्ट भी लेंगे कल, तो फॉर्मूले याद कर लाना, क्योंकि मैंने जो टेस्ट बनाया आपका वो इसलिए